हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यूज कॉलम। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी की, जिसमें हम एक एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक को हम इन डेप्थ उसमें हम बात करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस तरीके से समझा दूं कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन रह ही ना जाए, टॉपिक एकदम सिंपल हो जाए और आप बस एक समझ लीजिए एक स्टोरी की तरह चीज़ों को सुन लें, आपको चीज़ें याद हो जाए। तो पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी। और आज का जो टॉपिक है, जो पहला टॉपिक हमने उठाया है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और लगभग 2 से 3 वीडियोस में हम इसे कवर करेंगे। मैं करने का एक वीडियो में भी बड़े आराम से कर सकता हूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहता, 15 से 20 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि ख़त्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट पार्ट है ये। और जो भी बस आपसे रिक्वेस्ट यही है, आप इंडियन पॉलिटी की जो भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, चाहे स्टडी आईक्यू की इंडियन पॉलिटी हो, या कोई भी बुक हो जो यूपीएससी लेवल की है, आप अपने सामने बस खोल के बैठ जाएं। आपको लगेगा कि मैं आपकी बुक ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी। जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उनमें जो जितने भी टॉपिक हैं सारे कवर होने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में 4-5 चीजें आती हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। ये 5 ऑफिसेस हैं या बॉडी मान लीजिए जो यूनियन एग्जीक्यूटिव को बनाती है। अब बात आता है कि भैया जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनको सिंबल ऑफ यूनिटी इंटेग्रिटी कहा जाता है। प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो ये उनको एक तरीके से कह सकते हैं डेजिग्नेशन है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, माननीय राष्ट्रपति जी को दिए जाते हैं। अब चुने कैसे जाते हैं इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है कि कौन कौन से लोग होंगे जो प्रेसिडेंट को चुनेंगे। क्योंकि हम जो लोग हैं जो वोट डालते हैं, हम तो नहीं चुन सकते ना उन्हें। तो भाई एलिजिबल कौन होगा? सबसे पहला, जितने भी इलेक्टेड एमपीस हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इलेक्टेड, वो एलिजिबल हैं। तो इसमें कौन नहीं आएगा भैया? जो राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, आपने देखा होगा ना, जो 250 मेंबर हैं, उन 250 में से 12, जो टोटल स्ट्रेंथ है 250, उसमें से 12 होते हैं नॉमिनेटेड। अगर आपको पार्लियामेंट के बारे में नहीं पता है तो मैं इस पर भी वीडियो लेके आऊंगा, उसमें हम क्लियर कर लेंगे। तो इतना याद रख लीजिए कि जो पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, उसमें राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और जो लोकसभा में पहले हुआ करते थे वो इसमें नहीं होंगे। केवल लोगों द्वारा इलेक्टेड, लोगों द्वारा मतलब जो इलेक्टेड लोग हैं वो यहाँ पे इसके मेंबर होंगे। दूसरा कौन होगा? जितने भी एमएलए हैं स्टेट के, वो सभी एमएलए इसका पार्ट होंगे, एमएलसी नहीं होंगे। मतलब जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे सेकंड हाउस भी, सेकंड चैम्बर भी है लेजिस्लेचर का, तो एमएलसी किसी भी स्टेट के हों इसके पार्ट नहीं होंगे। तो इलेक्टेड एमपीस, इलेक्टेड एमएलएस हो गए। और कौन आएंगे भैया? दिल्ली और पौंडीचेरी, ये 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, यहां के भी एमएलए इसके पार्ट होते हैं। तो आपने ये 3 चीजें देख ली, यही 3 हैं जो टोटल इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, मतलब वो ग्रुप जो प्रेसिडेंट को चुनता है, उसे यही 3 बॉडीज, 3 ग्रुप कह लीजिए, चुनते हैं राष्ट्रपति जी को। अब इसमें कौन नहीं होगा मेंबर? सबसे पहली बात कि हमने कह दी, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी हैं वो इसके मेंबर नहीं होंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए चुनाव हो रहा है और किसी स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व है, किसी भी कारण से प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, या फिर अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं,
या कुछ भी कारण हो सकता है, अगर डिसॉल्व हैं तो वो भी मेंबर नहीं होंगे, वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और नॉमिनेटेड की तो हमने बात कर ली कि राज्यसभा में भी जो नॉमिनेटेड हैं या फिर किसी भी हाउस में नॉमिनेटेड है वो इसके मेंबर नहीं होंगे। तो ये हो गया इलेक्टोरल कॉलेज, ये लोग एलिजिबल होंगे चुनने के लिए। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि क्यों नॉमिनेटेड जो राज्यसभा के हैं उन्हें क्यों इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा है। ये माना जाता है कि जो राज्यसभा के 12 लोग हैं, एमपीस हैं जिन्हें चुन रहे हैं, उन्हें राष्ट्रपति जी ही नॉमिनेट करते तो कहीं बायस ना हो, है ना। और दूसरी बात है कि ये जो प्रेसिडेंट है पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि पूरा देश के लोग चुन रहे हैं। तो यही कारण है कि इस तरीके का इलेक्टोरल कॉलेज हमारे देश में है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि जितने भी एमएलए हैं या एमपी हैं वो उनमें यूनिफॉर्मिटी हो, मतलब अगर यूपी का एमएलए है तो वो भी लगभग उतने ही लोगों को रिप्रेजेंट करे जितना सिक्किम का एमएलए कर रहा है। तो इसके लिए एक वोट नहीं होता है, हर स्टेट के जो एमएलए हैं उनके वोट की एक वैल्यू होती है। वो कैसे निकाली जाती है, देखिए जो 1971 में किसी स्टेट की जो पॉपुलेशन थी वो ऊपर रहेगा, नीचे उस स्टेट की अभी जो स्टेट असेंबली में सीट है उससे हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000। तो जो भी आएगा वो होगा उस स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है कि लगभग 8 करोड़ समथिंग 8 करोड़ 38 लाख पॉपुलेशन थी यूपी की 1971 में, और लगभग 403 सीटें अभी हैं वहां के असेंबली में। इस और मल्टीप्लाई 1/1000 करेंगे तो ये आती है 208। तो जो यूपी का एमएलए है वो जो वोट के टाइम जो अपना एक वोट देगा उसकी वैल्यू होगी 208। तो इस तरीके से वैल्यू निकाली जाती है। जो एमएलए है, हर स्टेट का पॉपुलेशन अलग है, वहां के असेंबली में की सीट अलग है, तो आप ये देख सकते हैं। और एमपी की कैसे सीट निकाली वोट की वैल्यू निकाली जाएगी, तो एमपी के वोट की वैल्यू देखिए कैसे निकाली जाती है। पूरे देश में जितने भी टोटल एमएलएस हैं सबकी वोट की वैल्यू को प्लस किया जाएगा, प्लस कर दिया गया। मतलब सिक्किम में जितने भी हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, सारे स्टेट, और वे दिल्ली और पौंडीचेरी के एमएलए, इनको भी गिना जाएगा। इनके सबके वोट की वैल्यू प्लस और किससे भाग किया जाएगा, जितने भी इलेक्टेड एमपीस हैं उससे भाग कर दिया जाएगा। कितना आता है, लगभग 708 के लगभग में वैल्यू आती है एक एमपी की। तो सबसे अधिक वोट की वैल्यू अगर किसी एमएलए की होती है, किसी स्टेट के एमएलए की होती है, तो वो होते हैं उत्तर प्रदेश, और सबसे कम होती है सिक्किम के एमएलए की वैल्यू, वो लगभग 7 के आसपास होती है। तो हमने क्या देख लिया भैया, इलेक्टोरल कॉलेज भी देख लिया, और वोट की वैल्यूज एमपी और एमएलए की कैसे निकाली जाती है वो देख लिया। अब तीसरा हम चीज देख लेते हैं कि जो इलेक्टोरल कोटा होता है वो उसका मतलब क्या है और वो क्या फॉर्मूला है। इलेक्टोरल कोटा का मतलब है कि सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, जितना भी जो इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट का, जितना भी टोटल वोट पड़ा उसको हम प्लस कर लेंगे और भाग कर देंगे इससे 1+1, और इधर भी +1 कर देंगे। तो यहां पे मतलब टोटल वोट की वैल्यू भाग कर देंगे 2 से और +1। तो अगर आपने बेसिक भी पढ़ा हुआ है तो आप समझ पाएंगे कि ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात हो रही है, क्योंकि जो टोटल है, टोटल को हम 2 से भाग कर देंगे तो आधा आ जाएगा और +1 कर देंगे तो मतलब 51। हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे। और ये एक फॉर्मूला होता है, इलेक्टोरल कोटा होता है, जिसके तहत ये निकाला जाता है कि अगर मान लीजिए कि 5 लोग 4 लोग रेस में है प्रेसिडेंट की,
तो जिसने भी ये इलेक्टोरल कोटा सिक्योर कर लिया, उतने वोट जिसको मिल गए, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा। तो हमने ये भी देख लिया। अब देख लेते हैं जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है। देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये बहुत लंबा चौड़ा नाम है। तो ये सिस्टम होता है। अब यहाँ पे करते क्या है कि मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं, तो 4 लोगों का नाम एक लिस्ट मिलेगी, सभी जो इलेक्टोरल कॉलेज के लोग हैं सबको एक एक स्लिप मिलेगी, 4 लोगों का नाम लिखा होगा और चारों के सामने एक बॉक्स बना होगा। उस बॉक्स में आपको प्रेफरेंस देनी है कि टॉप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपको दिया जाता है। अब मान लीजिए टॉप प्रायोरिटी का मतलब है कि सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि फला बंदा हो जाए, इसको आप प्रेसिडेंट बना दीजिए। अगर ये नहीं होता है तो मेरा दूसरा प्रायोरिटी ये है कि अगर ये नहीं किसी कारण से हो पा रहा है, दूसरा ये है, अगर ये नहीं हो पा रहा तो भैया तीसरा प्रायोरिटी ये है, और लास्ट में मैं इस चौथे आदमी को रखूंगा। तो इस तरीके से प्रायोरिटी दी जाती है। तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी सबकी काउंट की जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी जब काउंट होगी और अगर जो कोटा है, इलेक्टोरल कोटा है, अगर वो पहुंच गया कोई भी एक कैंडिडेट, तो वह प्रेसिडेंट चुना जाएगा। अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सबसे आखिरी बंदा, जो चौथा आदमी होगा, ठीक है, उसको बाहर निकाल देंगे। अब उसका सेकंड प्रायोरिटी देखा जाएगा कि सेकंड प्रायोरिटी उसने किसको दिया है, फिर वो भी बांटा जाएगा और इस तरीके से फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसे मतलब काउंटिंग होती है। इस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन में काउंटिंग होती है और ये पूरा प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। अब बहुत सारे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब प्रोसेस की बात हुई तो बहुत सारे हमारे संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग कहे कि भैया ये सिस्टम क्यों है, सिंपल सिस्टम रखो, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए है ना, वो जीत जाए, लोग डायरेक्टली चुन पाए। क्योंकि देखिए ये सिस्टम क्यों नहीं रखा गया, उसके पीछे कारण ये है कि अगर ये जो प्रेसिडेंट है एक तरीके से नॉमिनल हेड है, तो अगर नॉमिनल हेड हैं और उन्हें जनता डायरेक्टली चुन रही है और नॉमिनल हेड का हम पद दे रहे हैं, कहने का मतलब कि जनता डायरेक्ट चुन भी रही है और उन्हें हम एक्चुअल पावर भी नहीं दे रहे हैं, तो गड़बड़ है। क्योंकि एक्चुअल पावर तो प्रधानमंत्री के पास है। तो ये कारण है कि हम हमारे जो ये सिस्टम है हमारे देश में, वहां पे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम यूज करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो अभी तक आई फील कि इलेक्टोरल कॉलेज हमने देख लिया है, वैल्यू ऑफ वोट्स देख लिए हैं, इलेक्टोरल कोटा देख लिया है और जो इलेक्शन का सिस्टम है वो देख लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वालिफिकेशन की, क्या क्वालिफिकेशन होती है मतलब प्रेसिडेंट के, एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। एक्चुअली मैं जो वीडियो में मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ये टोटली रॉ वीडियो है, कोई कट में नहीं करता। तो अगर कुछ भी होगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं चीज़ों को मैनेज कर लूँ, तो थोड़ा सा आप साथ दीजिएगा मेरा। तो जो क्वालिफिकेशन है, वो पहली क्वालिफिकेशन है कि भैया वो आदमी होना चाहिए इंडियन होना चाहिए। दूसरा, वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो। एक सेकंड, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो, ठीक है जी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि आप कोई भी ऐसा पद जो गवर्नमेंट में है वो आप होल्ड ना करते हो, और उस व्यक्ति की एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो हम 4 चीजें हमने देख लिया। पहला, इंडियन हो। दूसरा, 35 साल उसकी उम्र हो। तीसरा, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो। चौथा, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई करता हो। यहां पे आप बात करेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से क्या दिक्कत है। दिक्कत यहां पे ये है
कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, मतलब अगर कोई ऐसा ऑफिस है, कोई ऐसी पोजीशन है जिसपे प्रेसिडेंट मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, और उस पोजीशन पे सरकार किसी व्यक्ति को अपॉइंट भी कर सकती है और रिमूव भी कर सकती है, प्रेशर भी डाल सकती है। तो मान लीजिए अगर आप ही हैं और आप इतने बड़े पद पे आप बैठे हैं और आप एक और नौकरी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट आप पे प्रेशर डाल सकती है, तो आप कैसे इंडिपेंडेंट काम करेंगे? ठीक है ना। तो इसीलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट रखा गया। ये एमएलए के केस में भी है, एमपी के केस में भी है, ये बहुत सारे जो पद हैं लेजिस्लेचर के, तो वहां पे ये होता है कि ऐसा ना हो कि आप कुछ और भी आपकी नौकरी हो, कुछ और भी आप काम करते हो, वहां पे सरकार आप पे प्रेशर डाले, जिसके कारण आप उस नौकरी को, उस काम को बचाने के चक्कर में आपको जो संवैधानिक काम दिया गया है, संवैधानिक पद दिया गया है, वहां पे भी आप इंडिपेंडेंट तौर पे काम ना कर पाए। तो ये मेन फंडा होता है। तो हमने 4 चीजें देख ली कि क्या क्वालिफिकेशन है। अब देखिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 5वीं चीज है कि उस व्यक्ति को 50 प्रपोजर चाहिए और 50 सेकेंडर चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर वाला क्या माजरा है भाई। जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो मैंने बताया, एमपीस और एमएलए जो इलेक्टेड लोग हैं, उसमें से 50 लोग अगर एक व्यक्ति को कह रहे हैं कि हाँ भैया इसको हम सपोर्ट करते हैं, इसे इलेक्शन में खड़ा होने दिया जाए, और इस बात को दूसरे 50 लोग सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई ये जो 50 कह रहे हैं इसको हम दूसरे 50 लोग सपोर्ट करते हैं, तब वो व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। मतलब ये 4 क्वालिफिकेशन तो चाहिए। इसके बाद क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इसके बाद चाहिए कि 50 लोग कहें कि भैया इसको इलेक्शन कंटेस्ट करने दिया जाए, और इन 50 लोगों की बात को दूसरे 50 लोग भी कहें कि हाँ ये जो 50 लोग बात कह रहे हैं फला व्यक्ति को इलेक्शन में खड़े होने के लिए, हम इस बात को हम भी सपोर्ट करते हैं। टोटल 100 आदमी चाहिए आपको इलेक्टोरल कॉलेज के एक व्यक्ति को कि सपोर्ट करे, तब वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। और 15,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ती है। और अगर जो व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा है, अगर जितना भी वैलिड वोट पड़ा उसका अगर वो 1/6 मतलब अगर 6वां हिस्सा भी अगर उसे नहीं मिला, तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 रुपया डिपॉजिट कराया गया है वो जमानत जब्त कर ली जाती है, वो आप वापस नहीं होगा। आपने बहुत बार सुना है इलेक्शन के टाइम पे कहा था कि फलाने की जमानत भी जब्त हो गई। तो जमानत जब्त यही होता है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया गया होता है, अगर 6वां हिस्सा भी आपको नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब कि लोग आपको उतना नहीं समझ पा रहे, लोग आपको उतना पसंद नहीं कर रहे हैं। उस कंडीशन में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जो बैंक में आपने कराया है वो सीज हो जाता है, वो आपको वापस नहीं मिलता है। और तो ये सभी क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एक व्यक्ति को अगर वो खड़ा हो रहे हैं इस इलेक्शन में। अब बात करते हैं कि सैलरी क्या होती है। एक प्रेसिडेंट अगर व्यक्ति बनते हैं तो देखिए सैलरी उनकी 5 लाख रुपए होती है एक प्रेसिडेंट की, और उस 5 लाख रुपए में से जब वो रिटायर करेंगे तो 50% मतलब 2.5 लाख रुपया उन्हें पेंशन मिलेगी सारी उम्र। और इन केस अगर जो प्रेसिडेंट हैं उनकी वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनकी जो वाइफ होंगे या उनके जो हस्बैंड होंगे, जो उनके स्पाउस होंगे, उनको उनके पेंशन का 50% मिलेगा। मान लीजिए एक प्रेसिडेंट है, 5 लाख उनकी सैलरी है, जब वो रिटायर हुए तो उनको कितना पेंशन मिला भाई? 2.5 लाख। फिर वो प्रेसिडेंट जब एक्सपायर कर गए तो उनकी जो वाइफ होंगी या जो उनके जो हस्बैंड होंगे उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी? 1,25,000। और भी कुछ घर वगैरह और भी सुविधाएं मिलती हैं प्रेसिडेंट के रिटायरमेंट के बाद। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि आर्टिकल 61 के अंदर बात किया गया है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में। अगर एक प्रेसिडेंट को रिमूव ऑफिस से करना है टर्म खत्म होने से पहले, तो वो कैसे किया जा सकता है।
कि जो प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 5 साल का होता है, और अगर मान लीजिए 5 साल से पहले ही उन्हें रिमूव करना है तो कैसे किया जाएगा। तो ये बात आर्टिकल 61 में बताई गई क्लियरली। तो सबसे पहली बात, आर्टिकल 61 ये कहता है कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है किस बेसिस पे, वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉल्यूशन था, तब उन्हें रिमूव किया जा सकता है। अभी कैसे रिमूव होंगे, देखिए सबसे पहले क्या होगा कि लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी रिमूवल के लिए जो रेजोल्यूशन है, जो मोशन कह सकते हैं, वो लाया जा सकता है। मतलब राज्यसभा में भी ये प्रोसेस शुरू हो सकती है और लोकसभा में भी शुरू हो सकती है। कंडीशन यहाँ पे ये है कि जिस हाउस में भी शुरू होगी उस हाउस के 1/4 मेंबर, मतलब 25% जो मेंबर्स हैं वो उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें, तभी वो आ सकती है। अब मान लीजिए कि लोकसभा में लाना है, लोकसभा में रेजोल्यूशन जो इम्पीचमेंट का मोशन है वो लेके आना है। तो अभी जो स्ट्रेंथ है लगभग लोकसभा की 543 है टोटल। हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में इसके बारे में हम बात करूंगा, मैं काफ़ी क्लियरली मैं इसको समझाऊंगा। तो अभी आप याद रख लीजिए कि लोकसभा में अभी 543 टोटल स्ट्रेंथ है। तो टोटल स्ट्रेंथ का 543 का 25% कितना हो जाएगा, लगभग 136 या 137 मान लीजिए। कम से कम 137 एमपीस को सपोर्ट करना पड़ेगा उस रेजोल्यूशन, वो जो इम्पीचमेंट का मोशन आ रहा है उसको वो सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या बात हो रही है, ऐसा नहीं होगा कि दो कोई एमपी हैं वो आए और उनकी इच्छा हुई कि हाँ भाई प्रेसिडेंट को रिमूव करना है और वो कर देंगे। जो रिमूव करने के लिए मोशन भी लाया जाएगा, प्रपोजल भी लाया जाएगा रिमूव करने का, उसको भी 25% सांसद का सपोर्ट होना चाहिए, तभी वो आ भी सकता है। अब मान लीजिए 25% का सपोर्ट मिल गया, फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में ही आ रहा है और 137 लोगों ने सपोर्ट कर दिया। अब क्या होगा, जब ऐसी कंडीशन हो जाता है, मोशन आ गया, तो 14 दिन का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को कि भैया आपको ऐसी सी बात है, और जो कुछ लोग हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो आपको रिमूवल का मोशन लेके आ गए हैं। अब आपको क्या कहना है, आप देख सकते हैं। 14 दिन के एक्सपायर होने के बाद जो प्रेसिडेंट हैं वो हाउस में खुद भी आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, या फिर कोई लीगल व्यक्ति भी भेज सकते हैं अपने पक्ष रखने के लिए। और उसके बाद क्या होगा कि फिर वोटिंग होगी। वोटिंग में टोटल जितनी स्ट्रेंथ है, मतलब लोकसभा की कितनी स्ट्रेंथ है, 543 का 2/3 होना चाहिए वोटिंग में, तभी वो मोशन पास होगा। ऐसे फिर राज्यसभा में भी जाएगा, राज्यसभा का भी 2/3 जो टोटल स्ट्रेंथ है 250 की, टोटल स्ट्रेंथ अभी हो गई है 243। तो 245 जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 2/3 मतलब 66% वोट चाहिए होगा। और अगर दोनों जगह से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को रिमूव मान लिया जाएगा, प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएंगे। और भारत की हिस्ट्री में आज तक कोई भी प्रेसिडेंट रिमूव नहीं हुए हैं। और अगर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊं तो अगर कोई राष्ट्रपति जो 2 बार बने हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनअपोज्ड जीते हैं नीलम संजीव रेड्डी जो है वो 1967 में आई थिंक अनअपोज्ड जीते थे, मतलब कोई उनके विरोध में खड़ा ही नहीं हुआ था। और इंडिपेंडेंट अगर कोई राष्ट्रपति जीते हैं तो वो है वीवी गिरी, 1969 में इंदिरा गांधी जी का सपोर्ट था। पहली अगर फीमेल राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो रही माननीय प्रतिभा सिंह पाटिल जी जो 2007 में बनी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं।
आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है आप मुझे ज़रूर बताएं। और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको जैसा भी हो मैं समझा पाऊँ। वीडियो रॉ है, मैं बहुत इसमें कुछ एडिट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो हो सकता है बीच में कुछ हल्का फुल्का डिस्ट्रैक्शन हो या कोई दिक्कतें हो, तो वो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। बाकी ऐसे क्वालिटी कंटेंट हम लेके आते रहेंगे। और पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। जैसे मुझे टाइम लगेगा मैं रिकॉर्ड कर दूंगा वो भी। तो आप सब्सक्राइब करो जरूर करें इस चैनल को। और बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेके आया जाए। थैंक यू।